नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2028 तक मध्य प्रदेश से गरीबी खत्म करने का नया लक्ष्य तय कर लिया है। इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है जिस पर काम भी शुरू हो गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण मिशन 2028 को लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। इस मिशन का मकसद राज्य में गरीब और वंचित लोगों को सशक्त बनाना है। उधर अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि इस तरह के गरीबी हटाने के सपने शिवराज जी भी दिखाते रहे। 18-20 साल तक वो सत्ता में रहे, क्या कर लिया? और कांग्रेस से बीजेपी ने पलटवार कर पूछा है कि ये बातें तो इंदिरा गांधी के जमाने से हम भी सुनते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, लेकिन क्या गरीबी कांग्रेस हटा पाई? इसी को लेकर के अब आज हम आपकी बात का ये खास डिबेट कर रहे हैं कि क्या ये जो कार्य योजना है ये फलीभूत हो पाएगी और क्या वाकई में 3 सालों के अंदर मध्य प्रदेश से गरीबी मिट जाएगी। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद उस बैठक से संबंधित जब जानकारी दी निर्णयों की, तो उसमें किस तरह से इस खास विषय को रखा और क्या सरकार की कार्य योजना है, क्या सोच है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय को। मिशन के क्रियान्वयन के बारे में आपको बताया। इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं वे सशक्त हो, और हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 2025 तक हम हर गरीब के पास तक पहुंचकर और उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके उसके लिए काम करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है, जहां पर बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि आपने भी गरीबी हटाने के सपने दिखाए थे, आपने क्या किया? और बीजेपी की सरकारों ने अब तक जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करके दिखाया है। उधर शैलेंद्र पटेल कांग्रेस से कह रहे हैं कि बीजेपी के इससे पहले के सीएम भी इसी तरह की बातें करते रहे हैं, गरीबी हटाने के बजाय आंकड़ों में हेरफेर कर देते हैं, गरीबी रेखा की लाइन को ऊपर कर दिया जाता, नीचे कर दिया जाता, इस तरह की चीजें वो करते रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रहीं वो यही कहती रहीं गरीबी हटाएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से तथ्यात्मक तरीके से गरीबी हटाई है ये सबके सामने। 1,30,00,000 लोग मध्य प्रदेश से गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और जब हम कहते हैं कि गरीबी समाप्त करेंगे तो हमारी सरकारें उस पर काम करती हुई भी नजर आती हैं। हमारी सरकारों ने जो योजनाएं बनाई हैं वो आवास से लेकर शौचालय तक हर तरीके से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस गरीब व्यक्ति के जीवन में ही बदलाव करती है। इसलिए मध्य प्रदेश गरीब मुक्त भाजपा के शासनकाल में ही होगा। आपका फैसला आज कैबिनेट में कि गरीबी को हम हटाएंगे 2028 तक, तो 22 साल से 21 साल से जो आपकी सरकार थी वो क्या कर रही थी? क्या अब आपको समझ में आया कि मध्य प्रदेश में गरीब बहुत है? या आपकी मंशा से बीपीएल कार्डधारियों की संख्या कम करनी है? कि बजट तो आपके पास है नहीं, योजनाएं आप बंद कर रहे हैं, लाडली बहनों की संख्या कम कर रहे हैं, शायद अब आप बीपीएल कार्डधारियों को भी जो सुविधा मिल रही है उसको कम करना चाह रहे हैं। कोई और अगर ये बात करता है तो आप कहते हैं कौन सी जादू की छड़ी आपके हाथ में है? तो मोहन यादव जी आप बताइए, शिवराज सिंह जी चौहान के पास वो जादू की छड़ी नहीं थी, शायद आपको कहीं से मिल गई होगी जो आने वाले 3 सालों में आप बीपीएल कार्डधारियों की संख्या कम कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे आज के सवाल। मध्य प्रदेश में 2028 तक खत्म हो जाएगी गरीबी। सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उन्होंने लॉन्च भी कर दिया। मिशन मोड में काम होगा, कुपोषण, शिक्षा, महिला विकास का पुख्ता इंतजाम होगा। कांग्रेस बोली शिवराज ने भी सपने दिखाए। बीजेपी बोली गरीबी हटाओ के नारे कांग्रेस ने लगाए। मध्य प्रदेश में 3 साल में खत्म हो जाएगी गरीबी। सीएम के ऐलान पर सियासी आग क्यों भड़की? क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है कि खत्म तो सब करना चाहते हैं पर कर कोई पाता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और गरीबी मिटाना क्या वाकई में 3 साल के अंदर यह बड़ा काम हो जाएगा? इसको लेकर बहुत सवाल हैं। बातचीत करने के लिए हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक एक कर आपका तारुफ कराता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ गए।
गुलेश शेख साहब का मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मुख्य प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी ने हमें ज्वाइन किया, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं। और वरिष्ठ अर्थशास्त्री कपिल हुलकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को आज कपिल जी के पास लेकर चलता हूं। कपिल जी, देखिए, अर्थशास्त्र बताता है कि देश या प्रदेश की गरीबी हटाना बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। और क्या आपको लगता है कि 3 सालों के अंदर, महज 3 सालों के अंदर मध्य प्रदेश की जो गरीबी है उससे निजात पाई जा सकती है? सरकार का ये जो टारगेट है, ये जो लक्ष्य है, ये अति महत्वाकांक्षी है क्या, या आपको लगता है फीजेबल है? क्योंकि 15-20 साल यहां पर काम किया है बीजेपी की सरकार ने, जिसमें से डबल इंजन की सरकार का भी काम था, तो आसानी से लक्ष्य तय हो जाएगा। देखिए, गरीबी हटाने का लक्ष्य लेना, 2028 में गरीबी हटाने का लक्ष्य लेके चलना, ये अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मुझे लगता है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश में रोजगारों को आपको आम जनता तक पहुंचाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने होंगे, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम है, उसे आपको बढ़ाना होगा। खेती पे डिपेंडेंसी हमारे यहाँ ज़्यादा है, उसको आपको कम करनी होगी। ये सारी चीज़ें करने के लिए ये समय, मेरा मानना है, थोड़ा सा कम पड़ेगा, बट सरकार ने सोचा है, इसकी ओर प्रयास कर रहे हैं, ये एक तारीफ की बात है। और मिशन मोड में जिस तरह बोला है, तो इसको उसमें वाकई में इसको कितनी ज़मीनी हकीकत क्या है वो समय बताएगा कि किस तरीके से इसमें क्या प्लानिंग की जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयबल यूथ नहीं है हमारे यहाँ। यूथ तो है, एजुकेटेड है, बट एम्प्लॉयबल नहीं है। तो आपको स्किल्ड यूथ बनाना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के साथ तालमेल बैठा के कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, किस स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वो आपको लाके तब आप एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक स्टेट में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं, इसको इस भाषा में समझाओ कि जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, जब तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं आएंगी, तब तक आप स्टेबल जॉब नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप अलग अलग योजनाओं के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं, बट उनका टाइम बहुत कम होता है, वो 2, 5 साल, 7 साल में खत्म हो जाती हैं योजनाएं। या वो मैन्युफैक्चर, आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो एक पीरियड के बाद वहाँ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, आसपास जो भी डेवलप होता है। बट एक इंडस्ट्री आती है तो एक परमानेंट एम्प्लॉय, उसके साथ साथ न केवल वहाँ जॉब होता है, बल्कि आसपास के 50-100 किलोमीटर में डेवलपमेंट होता है पूरा। तो सरकार का प्रयास अगर इस दिशा में होगा, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पिछले कुछ महीनों में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करी है, काफ़ी इंडस्ट्रीज से बातें करी है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में आए, हो सकता है कि उनके जहन में, उनके दिमाग में कुछ ऐसी प्लान होगी। बट फिर मैं कहूँ ना, 2028 एक बहुत चुनौतीपूर्ण टारगेट लिया है, जिसके लिए मुझे लगता है कि पूरी मशीनरी को हिलाना पड़ेगा लगाने के लिए, काम लगाने के लिए। बिल्कुल कपिल जी, तो आपने चुनौती तो बड़ी है, ये बात हमें भी फील हो रही है। पर मैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए राम पांडे जी के पास आता हूं। राम पांडे जी, देखिए, इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, और उसके बाद कई सालों तक सत्ता में कांग्रेस रही केंद्र में, लेकिन गरीबी उस लेवल पर नहीं हट पाई जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, या जो आपकी सोच थी उस समय की पार्टी की। तो ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर टास्क है, लेकिन इसको 3 साल के अंदर अचीव करने की घोषणा आज की है कि हम इस दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। तो आप अप्रिशिएट करेंगे सरकार के इस फैसले को कि भाई चलिए इतनी हिम्मत तो जुटा रहे हैं, या क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर आप इसे गुण दोष के आधार पर कहेंगे कि ये फीजेबल नहीं है? जितने भी आपके सवाल हैं, मैं सबके जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो 50 साल पुरानी बात यदि हम उठाते हैं तो ये महामूर्खता है, क्योंकि 50 साल पहले की यदि हम चर्चा करेंगे तो वर्तमान में हम कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। यदि हम नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी को ही कोसते रहेंगे तो कभी भी हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपने सवाल कर ही दिया है, तो इंदिरा गांधी जी ने विकास किया था, गरीबी दूर की थी, लेकिन फिर बीजेपी समर्थित सरकार आ गई थी, मोरारजी देसाई की, उन्होंने फिर बढ़ा दी थी।
उसके बाद फिर कांग्रेस इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने गरीबी दूर की और प्रयास किया। उसके बाद फिर इनकी वीपी सिंह समर्थित सरकार आ गई थी, उसमें फिर बढ़ गई थी। फिर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, फिर उदारीकरण वैश्वीकरण की नीति आई, फिर हमारा देश आगे बढ़ा, फिर गरीबी दूर हुई। फिर इनकी सरकार आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री बने थे, फिर गरीबी बढ़ गई। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए थे, उसके बाद फिर गरीबी खत्म हो गई थी। साइकिल वाला मोटरसाइकिल पर आ गया था, मोटरसाइकिल वाला कार पर आ गया था, और कार वाला हवाई जहाज में उड़ने लगा था। और हमारे जो देश की जो जीडीपी है मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 10 से ज्यादा ऊपर चली गई थी। लेकिन इन्होंने झूठ बोलकर, काला धन, लोकपाल, 2G और पता नहीं क्या क्या बोलकर ये आ गए कि हम 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है 2022 में कर देंगे। लेकिन 2022 से 2025 आ गया, वो नहीं हुआ। अब मैं आ जाता हूँ मोहन यादव जी पर। परसों आपके चैनल पर भी डिबेट हुई, सब चैनल पर डिबेट हुई। क्या कहा था कि 17 जो मध्य प्रदेश के शहर हैं उनको शराब मुक्त कर देंगे, जो धार्मिक शहर है। लेकिन कैबिनेट में आज मीटिंग हुई तो उस सब्जेक्ट को लाना चाहिए था। आज कैबिनेट में वो मुद्दा पास होना चाहिए था कि जो 17 धार्मिक शहर है उनमें शराबबंदी की जाएगी। देश प्रदेश दुनिया में, हमारे मध्य प्रदेश में डिबेट करा दी उस सब्जेक्ट पर। 6 महीने पहले इन्हीं मोहन यादव जी ने कहा था कि हर जिले में, हर कस्बे में वृंदावन गांव बनेंगे। एक भी वृंदावन गांव नहीं बना। इन्हीं मोहन यादव जी, शिवराज जी ने कई बार कहा कि नर्मदा के किनारे जो है शराब की दुकानें बंद की जाएंगी, यथावत चल रही हैं। तो ये इनका नाटक है, ड्रामा है। यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसका प्लान तो बताइए। आपके पास प्लानिंग क्या है? आपका वातावरण तो ऐसा है कि यहाँ कोई इन्वेस्टर आना ही नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश तो छोड़िए, हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं। व्यापारी हैं बेचारे, डर और भयभीत के कारण हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि $1 87 रुपए के बराबर हो गया है। और प्रधानमंत्री भाजपा ने कहा था ना कि उससे देश की गर्मा गिरती है, इंसान की गर्मा गिरती है, प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है, मुख्यमंत्री की गर्मा गिरती है, सबकी तो गर्मा गिरा दी। $1 87 रुपए का हो रहा है। ये सारी कहानी अपने आप में बता रहा है। मध्य प्रदेश सरकार प्रतिदिन कर्जा ले रही है। 100 करोड़ रुपए जो सरकार प्रतिदिन कर्जा ले रही है, वो कैसे इस दिशा में काम कर सकती है? फिर इनका तो विचारधारा ही है कि अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ और जनता को मूर्ख बनाओ, जनता को धोखा दो। उस काम में ये लगे हुए हैं जी। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं गुलरेज शेख साहब। देखिए, राम पांडे जी ने बताया कि कितनी बार उन्होंने गरीबी मिटाई और हर बार आप लोगों ने आके बढ़ा दी, और अब फिर आके कह रहे हैं कि हम मिटा देंगे। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि डॉलर बता रहा है, डॉलर की कीमत, कि आपकी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही, क्या कहेंगे? देखो, राम भाई जो है ना हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो अब बंधे हुए हैं प्रवक्ता धर्म से कांग्रेस के, तो क्या बोलेंगे। लेकिन मैं अब तथ्यों पर आता हूं। देखिए, ये बात सच है कि अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन अगर अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य हम नहीं रखेंगे हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के लिए, तो कौन रखेगा? क्या इटली से आए हुए लोग रखेंगे, कहीं और से आए हुए लोग रखेंगे? तो हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ रहे हैं हम, और मध्य प्रदेश को $1 ट्रिलियन की तरफ हमको ले जाना है, ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन 1 ट्रिलियन का रहे। और अभी भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश को आप उठाकर देखें तो हमारी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है, फोन का ऑडियो उठाएंगे पीसीआर, प्लीज कोशिश कीजिए। शायद तकनीकी दिक्कत आ रही है, गुलरेज शेख साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। गुलरेज शेख साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही। मैं आऊंगा गुलरेज जी। जी गुलरेज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, प्लीज, अब सुन पा रहे हैं हम आपको, आप बोलिए प्लीज। जी, हैंग हो रहा है आपका शायद फोन, नेटवर्क का कोई इशू है। मैं आऊंगा आपके पास। सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ जी। जी जी, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं वापस बोलूं? जी आप बोलिए। देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, और मध्य प्रदेश को पूर्णतः विकसित करके 0% गरीबी के लेवल पे लाने की बात है, तो जो कह रहे थे हमारे अर्थशास्त्री महोदय कि अति महत्वाकांक्षी है, हम मानते हैं कि ये लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी है, क्योंकि ये अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिए और भारत के लिए बीजेपी ही कर सकती है, उसको पहुंचा सकती है। इटली से आया वो परिवार नहीं पहुंचा सकता, ना उनका लक्ष्य हो सकता है। दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर मध्य प्रदेश राज्य की स्टेट जीडीपी की दर को देखें, और ये बात मैं नहीं कहता हूं, IMF के आंकड़े को देख ले, वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को देख ले, तो 16.8% है, जो कि नेशनल ग्रोथ से लगभग डबल है। इसका मतलब यह है कि आज के समय मध्य प्रदेश भारत की जो ग्रोथ है उसका एक ड्राइविंग इंजन बन चुका है।
अब आप देखिए कि मोहन यादव जी के आप फिजन को उठा के देखिए कि जो ग्लोबल समिट होते थे इन्वेस्टर्स को, उनको हम रीजनल लेवल तक लेके गए। आप उज्जैन उठाकर देख लीजिए, उज्जैन में जो विक्रम उद्योग पुरी है आज पूरी हो चुकी है, 380 एकड़ खत्म हो चुका है और नए बेल्ट को ढूंढा जा रहा है, इंडस्ट्री तैयार है। आप इंदौर को देख लीजिए, पीतमपुर के अंदर जो 7 सेक्टर्स थे, 7 सेक्टर खत्म हो चुके हैं, पूरे भरा चुके हैं और नई इंडस्ट्री लाने के लिए अन्य 2 नए सेक्टर ढूंढे जा रहे हैं। उसी प्रकार रीवा का हालत है, दूसरे क्षेत्रों का भी वही हालत है। तो चाहे इन्वेस्टमेंट आने की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे दूसरी चीजों की बात हो, सब चीजों में मध्य प्रदेश में व्यवस्था हो चुकी है। अभी हम दूसरी चीज पे काम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी हम लेकर आने वाले हैं ताकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का स्टार्टअप हब भी बन सके। साथ ही जो एक मेट्रोपोलियन सिटी की कमी है मध्य प्रदेश में, हम उसकी पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं, उसकी भी ड्राफ्टिंग चल रही है कि हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, बेंगलोर हुआ, उस तरह की एक मेट्रोपॉलिटन सिटी मध्य प्रदेश में भी हो। तो ये सब चीजों का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। और आप ये सोचिए ना कि जिस मध्य प्रदेश का स्टेट का कुल जीडीपी इनका कांग्रेसियों के समय 80,000 करोड़ हुआ करता था, वो हम 14 लाख करोड़ पे आज लेके आ गए हैं उसको। तो अब तो हमको आगे ही बढ़ना है ना मेरे भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं देशदीप सक्सेना जी। देखिए, मोहन यादव जी से कुछ दिनों पहले मैं उज्जैन में उनका एक इंटरव्यू ले रहा था और मैंने उनसे सीधा सवाल किया था कि आप ये जो टारगेट्स तय कर रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कितने बड़े बड़े टारगेट हैं? उन्होंने आते से ही कह दिया था कि हम अपने बजट को 5 साल में डबल कर देंगे, मतलब 20% की ग्रोथ वो सोच रहे हैं। 16 के आसपास की अभी चल रही, पर ये बड़ी चुनौती क्योंकि भविष्य को लेकर आप इतने आशान्वित हैं। और अब एक और नया चैलेंज उन्होंने खुद को और अपनी सरकार को यह दिया है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है। पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छी बात है अगर मोहन यादव जी के इंटेंशन इस तरीके से हैं कि मध्य प्रदेश की गरीबी दूर हो, बजट डबल हो जाए 5 साल में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसा हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जी हैं, होलकर जी, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी हैं ये और थोड़ा इम्प्रैक्टिकल से लगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का जो बजट साइज है अभिलाष जी, वो कितना है? 3,26,000 करोड़ रुपए का करीब बजट साइज है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश पर कर्जा कितना है? लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश पे कर्जा है। मध्य प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति आय है, देखिए अभी एक डेटा रिलीज हुआ था और वो खुद प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का डेटा था, जिसमें ये बताया गया था कि जो 5 सबसे गरीब राज्य हैं देश के, उसमें मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। और उनका कहना था कि जो देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसका 46% है सिर्फ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 46% है देश के प्रति व्यक्ति आय, मतलब आधे से भी कम। जो देश के, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूं कि जो, हाँ, और जो अमीर राज्य हैं, करीब 10 अमीर राज्यों की उसमें लिस्ट थी, जिसमें तेलंगाना सबसे ऊपर था, सिक्किम सबसे नीचे था। तो उनकी जो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा था, परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज प्रति व्यक्ति आय, वो जो सबसे टॉप पे है तेलंगाना, उसका 176% है। और जो 10वें नंबर पे है सिक्किम, उसका 100% है देश के प्रति व्यक्ति। तो हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की माली हालत क्या है जी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश में अब हम कैसे गरीबी को दूर करने में क्या समस्याएं आएंगी। अगेन मैं कहूँगा कि इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों अति महत्वाकांक्षी है वो मैं बताना चाहूँगा कि 2008 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को डिवाइड किया गया और उसके साथ एक नया जिला बना अलीराजपुर। शिवराज सिंह चौहान जी उसके उस वक्त मुख्यमंत्री थे। आइडिया ये था कि यहाँ जो गरीबी है, यहाँ भील और भिलाला जाति के लोग रहते हैं और गुजरात से लगा हुआ ये मध्य प्रदेश का सुदूर जिला है, आखिरी जिला वेस्टर्न मध्य प्रदेश का। आज की तारीख में करीब 7.25 लाख की पॉपुलेशन है अभिलाष जी वहाँ की जी। और वहाँ 71% लोग, 71% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 36.9% है। देश का लिटरेसी रेट करीब 76% है। तो कितना काम हुआ आप देखिए 16 साल में। 16 साल में केवल एक ही बदलाव हुआ कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अब शिवराज सिंह चौहान के बदले
मोहन यादव जी बन गए। बाकी और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, क्योंकि ये आंकड़े खुद सरकार के आंकड़े हैं। मुझे लगता है कि सरकार जो कैलाश जी ने जो अपना जो एक वो रखा है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें एक आंकड़ा आया था 2018 का, 6 साल पुराना आंकड़ा। उसमें यह था कि 18% लोग मध्य प्रदेश के गरीबी की कगार पर थे। झारखंड और मध्य प्रदेश दोनों के 18% लोग। और उसमें यह बताया गया था कि अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को सुधारना, पोषण, आवास, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन मुद्दों पे काम करेंगे तो शायद वो गरीब ना बन पाए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार उन 18% लोगों को टारगेट करना चाह रही है, ऐसा मुझे कैलाश जी के वक्तव्य से लगा। ठीक। लेकिन सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्या वो 18% लोग गरीब बन गए या कुछ उसमें और एड ऑन हो गया है। तो अगेन इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इंटेंशन के साथ साथ हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, वर्किंग प्लान क्या है। सारे प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग क्या हैं और रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास। आने वाले महीनों में बजट सेशन मध्य प्रदेश का आने वाला है, हो सकता हो वहाँ विस्तृत योजना लेके आए मध्य प्रदेश की सरकार और बताए कि वो कैसे इस योजना को इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगेन होलकर जी ने अभी हमको बताया, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, कि कैसे यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है। ठीक है सर। कितने सारे इन्वेस्टर समिट हुए पिछले महीनों में, लेकिन क्या स्थिति है वो हमारे सबके सामने इंडस्ट्रियलाइजेशन की और रोजगार। ठीक है सर, मैं आऊंगा सक्सेना जी आपके पास दोबारा। मैं आ जाता हूं फिर वापस से कपिल जी। देखिए, ये फिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सवाल है, सब कुछ है, लेकिन 2 तस्वीरें दिख रही है। गुलरेश शेख साहब बता रहे हैं कि आईएमएफ तारीफ कर रहा है और उनका जो डेटा है वो बता रहे हैं कि हमारी जीडीपी 16.8 दर से बढ़ रही है, और वो बता रहा है कि मध्य प्रदेश जो है वो अब वो कह रहे हैं कि ड्राइविंग इंजन बन चुका है इंडियन इकोनॉमी का। और दूसरी तरफ देशदीप सक्सेना जी देश के ही आंकड़े बता रहे हैं जो खुद केंद्र सरकार जारी कर रही है कि हम लोगों को के प्रति व्यक्ति आय बहुत नीचे है राष्ट्रीय औसत से। जाहिर सी बात है, कुपोषण की दर में मध्य प्रदेश बहुत दिनों से पिछड़ता रहा है। शिशु मातृ मृत्यु दर में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाने की गुंजाइश है। और ये बेसिक पैरामीटर माने जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय, कुपोषण, मातृ शिशु मृत्यु दर, ये बेसिक पैरामीटर्स कहे जाते हैं। तो सर ये मुझे बताइए कि किस आंकड़े पर यकीन करें हम? इसके बीच में कहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, या जो केंद्र सरकार बता रही कि स्थिति बहुत खराब है, एवरेज राज्यों में भी बहुत पिछड़े हुए हैं हम, या जो गुलरेश साहब कह रहे हैं कि नहीं, आईएमएफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश देश के टॉप राज्यों में शुमार है? यकीन किस पर करें? देखिए, मध्य प्रदेश का जो डेटा है दोनों अपनी जगह सही हैं। दोनों के, सक्सेना साहब और गुलरेज साहब, दोनों जो डेटा दे रहे हैं अपनी जगह सही है। बट जब हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश में रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश की ग्रोथ के लिए उस प्रदेश में वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी आमदनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आमदनी जो है प्रदेश की इकोनॉमी को ड्राइव करती है। यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का रहा है कि हमारे पास में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, और उसके साथ साथ जो वेज ग्रोथ का परसेंटेज हम यहाँ देख रहे हैं वो सिंगल डिजिट आ गया है। तो आप इस बात को समझिए। और व्यक्ति गरीब और अमीर कैसे होता है, कैसे उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अभी जो हमारे यहाँ प्रदेश में परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है वो क्रेडिट ग्रोथ, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने के कारण बढ़ रही है। हमारे देश के, प्रदेश के लोग जो हैं वो उधार ज्यादा ले रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी से काफी उधार लिया जा रहा है। अगर आपको ताज्जुब होगा कि अब शर्ट भी ईएमआई पे मिल रही है। अगर आपको 2000 की शर्ट खरीदनी है तो आप जाइए, आपको ईएमआई पे मिल जाएगी। मोटरसाइकिल ईएमआई पे है, टू व्हीलर ईएमआई, अपना फ्रिज ईएमआई पे है, टीवी ईएमआई पे है। ये सब जो ईएमआई इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, वो ईएमआई क्रेडिट ग्रोथ तो आपकी बढ़ रही है, पर वेज ग्रोथ आपकी कम हो रही है।
तो gap आप बढ़ रहा है कहीं ना जिससे। कहीं एक अगेन फॉल्स इकोनॉमी क्रिएट करते हैं ऐसा करके, जिससे कि आपको दिखता तो है कि हमारा प्रदेश ग्रो कर रहा है, हमारा जीएसटी कलेक्शन ग्रो कर रहा है, बट साथ ही साथ हमारा डेट, हमारा प्रति व्यक्ति डेट जो है, आपने सरकार का डेट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ के जो नागरिक है उनकी भी डेट बढ़ रहा है। ठीक। अब आपको आमदनी अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? बैक टू अगेन दैट मेन आंसर कि आपको फिर मैन्युफैक्चरिंग लाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, स्किल्ड यूथ बनाना पड़ेगा, स्किल्ड एम्प्लॉय। आज आप देखिए हमारे जितने इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सब जो प्रोग्राम बना रहे हैं, एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या आप इंडस्ट्री के जो पार्टिसिपेंट से बात करिए, उनका कहना होता है मध्य प्रदेश में आके हमें एम्प्लॉयबल यूथ मिलता नहीं है। यहाँ जो एम्प्लॉयबल यूथ है वो यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन का। जो भी एम्प्लॉयबल यूथ है, पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई की गाड़ी, ट्रेनें और फ्लाइट्स देखिए सब भर के वहां चले जाते हैं। तो आप जब तक यहाँ पे स्किल्ड यूथ और एम्प्लॉयबल यूथ क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ रोजगार नहीं जनरेट होंगे, तब तक आपका प्रदेश ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, मैं आ जाता हूं राम पांडे जी आपके पास। राम पांडे जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा चैलेंज लेना अच्छी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है सरकार ने कुछ पैरामीटर भी तय किए। जरा ग्राफिक्स में वो दिखाइए, और उसमें वो बता रहे हैं कि हम इन बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं। वो मिशन मोड में कौन कौन सी चीजों को हम फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि वादा पूरा भी ना कर पाए और आधी दूर भी पहुंच गए तो ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अति भरोसे में कह दिया है? क्योंकि ये जो पॉइंटर्स दिए गए हैं वो उन्हीं गंभीर बिंदुओं पर है जिन पर मध्य प्रदेश की स्थिति में बहुत सुधार की आवश्यकता है, और उन्हें चिन्हित करके सरकार ने कहा है कि यहाँ हम फोकस करने जा रहे हैं। तो सरकार का जो कहना होता है, क्या वो प्रशासन से वैसा करवा नहीं पाते, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती इसलिए नहीं हो पाता? सरकार को केवल गाल बजाना है, मुंह चलाना है, करना धरना कुछ भी नहीं है। 2028 में कुछ दूसरी बातें करेंगे और उनको अपनी बातों को मैनिपुलेट करना आता है, भुलाना आता है। जैसे हमने काला धन, लोकपाल, दुनिया भर की बातें की थी, ऐसे ही 2028 में अलग बातें करेंगे। इनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल ही नहीं है। आप देखिए, 1 महीने से सौरभ शर्मा फरार है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो देखा जाए तो करप्शन का वो मामला है। परिवहन आयुक्त पर कार्रवाई नहीं हुई है, परिवहन मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई है। 3 परिवहन मंत्री उसके सामने रह चुके हैं। छोटा सा एक सिपाही जिसके पास 54 किलो सोना निकलता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति रहती है, उसकी डायरी में 1000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन है। तो जब तक भ्रष्टाचार पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे आप इन बातों को सोच सकते हैं? और जब तक आप प्रदेश में अच्छा वातावरण नहीं बनाएंगे तब तक आप कैसे रोजगार की सोच सकते हैं? रोजगार के लिए लोग अपने आप आते हैं, क्या चीन, जापान, अमेरिका कहीं जाते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए? अपने आप इन्वेस्ट होता है। हम देखते हैं दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, वहां लोग अपने आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं। तो हमें एक वातावरण निर्मित करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो वातावरण हमेशा लड़ाई झगड़े दंगों का वातावरण बना रखा है, डराने का, धमकाने का। उद्योगपति बेचारे डरे रहते हैं, व्यापारी बेचारे डरे रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि काम करें कि नहीं करें। लाखों व्यापारी हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश का हाल मोहन यादव जी ने बुरा कर रखा है। इनकी जो भाषा है, उस भाषा को यदि कोई उद्योगपति सुन लेगा तो वो मध्य प्रदेश में रोजगार लगाना पसंद ही नहीं करेगा। इन्वेस्टर आते 1000 करोड़, 50,000 करोड़ की घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। मध्य प्रदेश से आप देखिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस के जमाने में थे वही आज है, चाहे वो पीथमपुर हो, मंडदीप हो, मालनपुर हो, बामार हो, रीवा हो, छतरपुर हो, जहां भी कांग्रेस ने डेवलप की है वही चल रहे हैं। आप एक इंडस्ट्रियल एरिया नया डेवलप नहीं कर पाए। कमलनाथ जी आए तो उन्होंने भी अपने 15 महीने की सरकार में भोपाल में बगरौदा को डेवलप करने का कोशिश किया, लेकिन इनकी सोच सही नहीं है। इनकी जो सोच है उसके कारण कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आता। ये पूरी दुनिया घूमते हैं, मोदी जी भी घूमते हैं, शिवराज भी घूमते हैं, मोहन यादव जी घूमते हैं, पैसा खर्च करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हर साल 100 करोड़ का प्लान चेंज कर देते हैं। प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का प्लान चेंज कर लेते हैं। केवल इनको बोलना है, परिणाम कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनकी सोच सही नहीं है। सोच अच्छी रखेंगे तो परिणाम अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, गुलरेज शेख साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, देखिए हमने इन्वेस्टर्स समिट पहले भी देखी है, और ये जो अनुभव है ये वो बता रहे हैं कि वो जब हम सुनते थे कि 50,000 करोड़ का एक कंपनी ने निवेश का ऑफर दिया है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का, वो उस लेवल पर एग्जीक्यूशन नहीं होता, जमीन पर नहीं आ पाते हैं। कई कंपनी भाग जाती हैं, सिंगल विंडोज की बात हम करते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं लाल फीता शाही से और फिर वापस लौट जाते हैं। तो इस बार मोहन यादव जी ने अभी तक जो इन्वेस्टर समिट की है या मीटिंग्स की हैं, ग्लोबल समिट्स की हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव मिल गए। प्रस्ताव मिलना और मध्य प्रदेश में उस पैसे को इन्वेस्ट होने में बहुत अंतर होता है। इस दूरी को कैसे पाटेंगे?
सर मैं भी आपको 3 जगहों का ही बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है 3 जगहों का है। एक है उज्जैन, दूसरा है रीवा और तीसरा है इंदौर पीतमपुर। अगर इन 3 जगहों को देखें तो केवल मोहन जी के कार्यकाल में 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। और मैं अभी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ये कहता हूं कि मेरी बात मत माने, राम भाई की बात मत माने, अभिलाष मिश्रा जी की बात मत माने। आप एक काम करें, आप उज्जैन की उद्योगपुरी में जाएं और जाके देखें कि कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्लांट बन चुके हैं, बन के खड़े हो चुके हैं। आप पीतमपुर के जो नए सेक्टर्स जो डेवलप हुए पिछले 2 साल में, उसमें जाके देखें वो फुलफिल हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, तो फैक्ट्रीज खुलने की कगार पे आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। यही चीज मैं रीवा के विषय में भी कहूंगा, क्योंकि इन 3 का मेरे पास डाटा है, इसलिए मैं डाटा के सहित बात कर रहा हूं। देखिए एक विजन होना चाहिए, जो विजन हमारी सरकार में है। और आप ये देखिए कि पहले मध्य प्रदेश किन चीजों के लिए जाना जाता था, एक बीमारू राज्य था। अभी हमारे देशदीप जी ने जो अलीराजपुर का विषय बताया कि ये स्थिति थी कुछ साल पहले तक, अलीराजपुर जाने के लिए अगर इंदौर से आपको अलीराजपुर जाना होता था तो 7 से 8 घंटे लगते थे। और स्थिति ये हो जाती थी कि अगर आप थोड़ा सा झाबुआ अलीराजपुर के बीच में शाम हो जाती थी तो लोग मना करते थे कि आप यहीं स्टे कर लीजिए वरना पहुंच नहीं पाएंगे आप। ये सब चीजें चेंज हुई है कि नहीं हुई है? आप बताइए कि 2003 की हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि जो मध्य प्रदेश की जो संस्थागत प्रसव की दर थी महिलाओं की 22% थी, और जो ट्राइबल एरियाज थे उसमें केवल 9% थी। आज कितनी है? ट्राइबल एरियाज में 76% है और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में 92% से ज्यादा है। तो ये हमने वास्तव में करके दिखाया है। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया है कि अपने आप अब निवेश आना शुरू हो गया है। जो एक फाउंडेशन थी बन चुकी है, अब इमारत बन रही है। ठीक है, ठीक है। मैं अंतिम में बहुत संक्षेप में सर मैं जानना चाहूंगा, देशदीप सक्सेना जी, समय बहुत ओवर हो गया है। क्या आपको लगता है कि जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं, जहां पर फोकस करने जा रही है मिशन मोड में गवर्नमेंट, मोहन यादव जी की पूरी सरकार, वो पैरामीटर्स वो तो वक्त बताएगा कि वो कि पूरा अचीव हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर उस तरफ ध्यान से काम भी कर लेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी भलाई हो जाएगी 3 साल में कम से कम, ये तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, गरीबी मिटे ना मिटे वो दूर की बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी गरीबों को मदद मिल जाती है तो इसमें क्या बुराई है। और ये वही बेसिक पैरामीटर है। देखिए, शिक्षा है, हेल्थ है, स्वच्छ पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये वही बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर गरीबी मिट भी ना पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत अति महत्वाकांक्षी योजना है, इम्प्रैक्टिकल भी लग रही है, कोई कार्य योजना अभी तक बनी नहीं है, रिसोर्सेज की हम सब जानते हैं कितनी कमी है। जी, तो बिल्कुल सही है आपका कहना कि कुछ थोड़ा बहुत भी अगर गरीब को मदद मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। सरकार ने टारगेट तय किया और खुद से तय किया है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार चूंकि खुद से चैलेंजेस ले रही है तो कोशिश एक ईमानदार होनी चाहिए, और ईमानदार कोशिश होगी तो हमें देश की या मध्य प्रदेश की जनता के पास पेशेंस बहुत है। देखिए, अगर हमको लगता है ना कि कोई कर रहा है यार कोशिश, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पर कोशिश ईमानदारी से हो रही है, ठीक है, 3 साल में नहीं होगा, 6 साल में होगा, पर पहुंच जाएंगे लगता है मंजिल तक। यह भरोसा भी अगर जनता के बीच जाग गया तो यह मोहन सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई कोशिशें नहीं की, पर हां यह जरूर है कि जितनी कोशिशें जमीन पर दिखनी थी उससे कहीं ज्यादा बयानों में दिखती थी, और जमीन पर आते आते उसकी गति बहुत कम हो जाती थी। तो उस गति को बरकरार अगर रख लिया और जनता के विश्वास को जीत लिया तो फिर हालात बदल जाएंगे। गरीबी मिट भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, कई राज्यों ने करके दिखाया है, मध्य प्रदेश भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया गुलदेश शेख साहब, राम पांडे जी, देशदीप सक्सेना जी, कपिल हुलकर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।